हम लोग प्रीवियस ईयर का 2011 का 26 जून 2011 का क्वेश्चन पेपर पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके सारा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग CDP पढ़ेंगे, जो कि है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन डील करते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझाना शिक्षक की सहायता करता है। जो बच्चे के विकास के सिद्धांत है उसको समझाने में शिक्षक की सहायता को कौन सा ऑप्शन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। पहला है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम जो शैली होती है, जो भी शिक्षार्थी मतलब बच्चे हैं उनके अधिगम शैली जो है, उनको सीखने में जो शैली उनका है वो प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। तो जो पुरुष और स्त्री में हम लोग भेदभाव इसमें दिख रहा है, बुद्धिमानी को लेकर के भेदभाव दिख रहा है, तो ये हमारा लैंगिक हो जाएगा, जो एक स्त्री और पुरुष में भेदभाव करने में। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला है सही हो सकता है, तो सही तो नहीं है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, तो सही है, लैंगिक को ही तो यहाँ प्रदर्शित कर रहा है, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, तो नहीं, बुद्धि के लिए सिर्फ नहीं ना है, पुरुष और स्त्री के लिए है, से सभी। चौथा है से सभी सही है, तो ये तो गलत है, तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा, जो कि लैंगिक पूर्वाग्रह है। तीसरा हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? अगर कोई बच्चा है, इरफान कोई एक बच्चा है जो कि एक खिलौना लेता है और उसको तोड़ करके अलग अलग उसके पार्ट्स को कर देता है, तो आप क्या करेंगे? तो पहला है ऑप्शन, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। दूसरा, उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तो ये तो सही ऑप्शन है। अगर कोई बच्चा खिलौना को तोड़ करके उससे कुछ सीखना चाहता है तो हम लोग उसको प्रोत्साहित करेंगे, जाहिर सी बात है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना सही नहीं है, सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो सीख रहा है तो वो तो सही है ना, उसको हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। चौथा देखेंगे, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे, तो ये तो गलत है, जब वो सीख रहा है तो उसे सीखने देंगे, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथा देखेंगे, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह किसकी ओर संकेत करता है? तो कोई क्रिस्टीना एक टीचर है जो अपने कक्षा के बच्चों को भ्रमण पे ले जाती है, क्षेत्र के भ्रमण पे, वहाँ से वापस आकर के विद्यार्थियों पर भ्रमण की चर्चा करने के लिए बोलती है। पहला ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन करना, जो सीख लिया है उस पे आकलन करना, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने के लिए वो आकलन करने गए हैं, कोई चीज़ सीखने के लिए ही तो भ्रमण पे गए थे ना, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा देखेंगे, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि ऑप्शन देखेंगे, शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं, तो ये तो नेगेटिव दिख रहा है। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है, तो अगर क्लास में है तो एक तरह का ही पाठचर्या उसको देंगे, तो ये भी नेगेटिव है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, ये भी नेगेटिव में ही आ रहा है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपने योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी दो बच्चे होते हैं तो एक ही परिवेश में हो या एक ही माता पिता के बच्चे हो, लेकिन उनकी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में
असमानता देखने को मिलती है, जो कि यहाँ सही है, एक समान नहीं होते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। जो सृजन मतलब जो उत्पाद होता है, या सृजन जो यही होता है कोई बनाने के लिए, तो वही कहते हैं। तो पहला है विषम विषय वस्तु आधारित प्रश्न। दूसरा है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो अगर मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होंगे तो वो बच्चा सृजनात्मक करके उत्तर को लिख सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ये नेगेटिव पूछ रहा है, नहीं है मतलब नेगेटिव है। पहला है समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने, ये तो पॉजिटिव में आ रहा है। हमारा दूसरा है अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेना, ये भी हमारा पॉजिटिव ही है। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करना, तो हमारा कोई भी जो है याद करना, रटना, ये सब अगर क्वेश्चन देगा तो हमारा नेगेटिव में जाएगा, तो ये हमारा तीसरा नेगेटिव हो जाएगा। चौथा देखेंगे, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, तो ये तो पॉजिटिव में है। जो बच्चा अगर पूछेगा तो प्रोत्साहित उसको करेंगे, ये नहीं है तो मतलब तीसरा हमारा नेगेटिव है। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। इसमें भी नहीं क्वेश्चन कर रहा है। रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है प्रश्न है, तो उसमें हम लोग देखेंगे मौखिक प्रश्न, ये तो सही है। इसमें तो रचना करके आदमी मौखिक कुछ भी बोल सकता है। सत्र परीक्षा इसमें नहीं आएगा। प्रश्नोत्तरी और खेल, प्रश्नोत्तरी और खेल ये भी पॉजिटिव है। दत्त कार्य ये भी सही है, तो हमारा दूसरा सत्र परीक्षा हो जाएगा। नवा देखेंगे, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस नज़रिए से देखा जाना चाहिए। विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में, तो ये तो सही है। बहुभाषी का होगा तो संसाधन के रूप में ही हमारा समृद्ध बनाने के लिए सही है। दूसरा है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, नहीं, ये नेगेटिव है। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, तो ये भी नेगेटिव जा रहा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, तो ये भी नेगेटिव है, हमारा पहला ही सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालयों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए। तो जो विद्यालय में सीखने में जो भी कमी रह जाती है, रिक्तियाँ मतलब जो कमी रह जाती है, उसके निदान उपचार में क्या हमें होना चाहिए। तो सघन अभ्यास कार्य। दूसरा है सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना तो कभी नहीं होगा। सघन भी नहीं होगा, मतलब ये रटना है तो ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना, तो ये भी नेगेटिव में ही आ रहा है। समुचित उपचारात्मक कार्य, हाँ ये सही हो जाएगा। जो समुचित हर तरह का जो रचनात्मक उपचारात्मक कार्य करेंगे तो उससे हमारा रिक्तियाँ खत्म हो जाएगी। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। जो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण क्या है, तो किशोरावस्था के दौरान, ये तो हमें पहला जो ऑप्शन है वही सही लग रहा है, क्योंकि जो किशोरावस्था होता है उस दौरान जो बच्चे की जो बहुत जटिल समाजीकरण से गुजरता है, वहाँ अगर वो गलत संगत में पड़ गया तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, उसको सही दिशा चाहिए होता है, तो ये हमारा पहला ही सही हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, तो नहीं, ज़्यादातर तो हमें किशोरावस्था में ही ये चीज़ देखने को मिलता है। उससे पहले भी है तो सेंसिटिव ही सारा चीज़ है, तो लेकिन यही हमारा सही हो जाएगा। 12वां देखेंगे, आनुवांशिकता को
सामाजिकरण संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता जो है, जो कि दर पीढ़ी जो चलते आता है, माता से जो बच्चे में जीन की जो ये होता है, तो जो उनके, तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला गौण, गौण मतलब जो नहीं दिखता है। दूसरा गत्यात्मक, गति के अनुसार। स्थिर, ये स्थिर प्रक्रिया है। जैसे कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उनका जो बच्चे का जो चेहरा ये सब भी माँ बाप पे ही मिलता है, या कोई बीमारी भी होता है तो मिलता है, या फिर एक जो जब बच्चा 12 के उम्र में आता है तो उनमें जो भी देखने को मिलता है, आवाज़ में भारीपन, और लड़कियों की आवाज़ में जो धीमा, ये सब सारे चीज़ जो है स्थिर तरीके से चलते जाता है, तो स्थिर ही होगा, प्राथमिक ये तो नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से जो 2 वर्ष की आयु तक होती है के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। किस माध्यम से वो सीखता है? तो जीन पियाजे के अनुसार जो हमारा 4 स्टेज दिया हुआ है, उसमें जो पहला है 0 से 2, तो वो संवेदिक अवस्था है जिसमें बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है, महसूस करता है, माँ के टच को ऐसे करता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ ये मेरी माँ है। दूसरे के गोद में जाता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये मेरी माँ का गोद नहीं है। या इस तरह से जैसे उसे भूख लगता है या उसे कोई दर्द होता है तो रोने के माध्यम से वो अपने भाव को प्रकट करता है, तो इंद्रियों के द्वारा ही होगा। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा तो ये भी नहीं होगा, जब वो बोल ही नहीं पा रहे तो कैसे होगा, जबकि जन्म से 2 वर्ष में बोल रहा है। अमूर्त तरीके से चिंतन करना, तो ये तो हमारा जब मूर्त, जब उसमें सारा ज्ञान हो जाएगा उसके बाद हमारा अमूर्त होगा। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, तो जब वो बच्चा बोलना ही नहीं जानता तो भाषा कैसे जानेगा, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो पहला है नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो इसमें तो उसे समझ के शिक्षण मिल रहा है। समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को सहायता करना, तो इसमें भी वो सादृश्यता देख रहा है, समझ रहा है। तो ये विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, याद करना कभी नहीं होगा, तो ये नहीं प्रश्न पूछा है तो यही हो जाएगा। चौथा देखेंगे, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, तो अगर कह रहा है तो समझा रहा है, तो ये सारा चीज़ तो वही हो गया, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है? जो अवलोकनीय व्यवहार है, व्यवहार अवलोकनीय है, तो ये विकासवाद तो नहीं होगा, व्यवहारवाद, हाँ ये हमारा व्यवहारवाद हो जाए। व्यवहारवाद क्यों होगा? क्योंकि जो व्यवहार अवलोकनीय व्यवहार, जो व्यवहारवादी होते हैं वो व्यवहारिक रूप से चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, तो अवलोकनीय व्यवहारवादी हो जाएगा। रचनावादी जो होते हैं वो बच्चे को खुद से चीज़ों को कर के और सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। संज्ञावाद ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा व्यवहारवाद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,